Hello guys, welcome to BSc Compass. I will be teaching you chemistry for BSc according to NEP's new syllabus structure. ठीक है, तो हमारा जो पहला यूनिट है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है एज यू कैन सी इट। और पहले लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स रिलेटेड टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है सारे कवर करेंगे फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आप अच्छे से कर सकोगे उसे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग इनटू आवर टॉपिक रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अदर एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से पहले कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आए थे। ठीक है, दो एटॉमिक मॉडल है, उसको थोड़ा मैं ब्रीफली बता लेता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला एटॉमिक मॉडल आया था इट वाज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इट वाज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस मॉडल बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। इसके बस 4-5 पोस्टुलेट्स है, यू कैन गो थ्रू इट इन द गूगल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बाद कौन सा मॉडल था, वो था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है बट विल स्टिल डिस्कस इट। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन, और जे थॉमसन वही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया। जे थॉमसन वाज द वन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, और इस एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। बट मैं यूजुअली इसको वाटरमेलन के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरमेलन, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस एज अ वाटरमेलन। ठीक है, मेरे को बताओ वाटरमेलन के इनसाइड वाले पार्ट में दो पार्ट, मतलब इनसाइड पोर्शन में दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है? ऑफ कोर्स एक रेड वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं चारों तरफ। ठीक है, हाँ, तो ये मैं रेड वाला पोर्शन बनाता हूँ वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया। एंड इमेजिन दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड in it. These are the seeds embedded in it. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एंड जो ये वाला पोर्शन है, सीड वाला पोर्शन है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने ये बोला कि एक पूरा वॉल्यूम ऑफ एन एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। बट ऑफ कोर्स ये वाला मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द फेलियर ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, हमारे सिलेबस में नहीं है। विल नॉट गो मच डेप्थ इनटू द टॉपिक, रैदर लेट्स डिस्कस आवर एक्चुअल टॉपिक जो सिलेबस में है। ठीक है, दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो अगर यहाँ तक आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। वेरी फ्यू थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड, कि मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स बताया, खाली 2 बताया, एक तो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और एक थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। नाउ आवर मेन टॉपिक इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो हमारे सिलेबस में है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं।
पूरा एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, इसके ये जो मॉडल दिया गया था, जिस बेसिस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस बेसिस के ऊपर ये मॉडल दिया गया था, उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके सेटअप के बारे में बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप सारे कर ले जाओगे, ठीक है। नाउ coming to the topic, that is Rutherford's atomic model. In 1911, Rutherford proposed an atomic model based on alpha scattering experiment, या फिर इसको गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, बात करेंगे आगे इसके बारे में। तो मैंने क्या बोला अभी तक कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, इसको रदरफोर्ड ने नहीं किया था, रैदर इट वाज परफॉर्म्ड बाय हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड ने खाली सुपरवाइज किया था इन दो साइंटिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, और इसके जो आउटकम्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उसके 2 पॉइंट्स हैं, बाद में बात करेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हो, या फिर इसको जो गोल्डफॉल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हो, ये है क्या, ये चीज़ है क्या। पहले इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहले लेट अस फर्स्ट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मतलब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से पहले कौन सा मॉडल था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मतलब जो प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ फेलियर। तो टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट इन एन एटम, टू स्टडी दैट दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। टू एग्जैक्टली नो कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एन एटम, इट वाज अ फेलियर जो थॉमसन ने बोला था। तो उसको एग्जैक्टली समझने के लिए, तो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किस तरीके से है, कैसा है, टू स्टडी दैट रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था, टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज were distributed by studying how alpha particles scatter when pass through foil। ये वाला लाइन थोड़ा इग्नोर करो, बाद में बताऊंगा फॉइल क्या है, सेटअप में बात कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो खाली इतना समझो इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट क्या, द इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, एटम का। क्यों, टू नो दैट हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एटम, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में कि क्या सेटअप किया गया था टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक तो एक सोर्स लिया गया था, रेडियो एक्टिव सोर्स, फॉर एग्जांपल पोलोनियम। क्यों लिया गया था, क्योंकि ये समझो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, ये नेचुरली अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, इसीलिए हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम लेते हैं, ठीक है। अब दिस वॉज प्लेस्ड इनसाइड अ लीड बॉक्स, कि कुछ इस तरीके से एक लीड बॉक्स होगा, कुछ इस तरीके से एक लीड बॉक्स होगा, उसके इनसाइड में इस तरीके से सोर्स प्रेजेंट है, लाइक ये एक लीड बॉक्स है और ये है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स, ये है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स। सो व्हाई वाज दिस लीड बॉक्स टेकन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लीड बॉक्स। डायरेक्टली क्यों हमने सोर्स नहीं लिया रेडियो एक्टिव सोर्स, इसको लीड बॉक्स में ही क्यों डाला, क्योंकि ये समझो लीड बॉक्स इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स तो बहुत नंबर से रिलीज़ करेगा कौन, अल्फ़ा पार्टिकल को बहुत नंबर से रिलीज़ करेगा कौन, अपना रेडियो एक्टिव सोर्स। बट टू कंटेन द रिलीज,
बहुत सारे एक्सेस अल्फ़ा पार्टिकल्स को अब्जॉर्व करने के लिए लीड बॉक्स लिया गया था, सो दैट खाली एक ही रे निकले सो दैट इट विल बी easier to study rather than a beam of rays of अल्फ़ा पार्टिकल्स, खाली एक रे निकले, इसीलिए इसको लीड बॉक्स में डाला गया टू अब्जॉर्व द एक्स्ट्रा अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम कहाँ से, रेडियो एक्टिव सोर्स से। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू एमिट अ स्टेडी बीम रादर अ रे थ्रू अ पिन होल इन द लीड बॉक्स। लीड बॉक्स क्यों? बिकॉज इट इज़ अ गुड absorber of alpha particles and only allows a single ray rather than a beam। ठीक है। Now a very thin sheet of gold foil was kept as target on which the ray या फिर the beam struck। सिंगल बीम, ठीक है, struck। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया हमने? बिकॉज गोल्ड हैज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, मतलब व्हेन बीटेन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, मतलब पूरा थिन शीट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार मार के पूरा एकदम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए गोल्ड फॉइल वाज टेकन अराउंड अ थिकनेस सेम एज ऑफ एन एटम टू एग्जैक्टली स्टडी, नियरली एन एटम का थिकनेस जैसा गोल्ड फॉइल हमने लिया टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि एटम में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ओके, तो गोल्ड फॉइल वाज, डायग्राम दिखाऊंगा मैं, इस तरीके से डायग्राम है, इस पे आऊँगा, बट पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि एक सोर्स लिया हमने, रेडियो एक्टिव सोर्स, फॉर एग्जांपल पोलोनियम। रेडियो एक्टिव सोर्स ही क्यों लिया? बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिलीज अल्फा पार्टिकल्स। इसको लीड बॉक्स में डाला। लीड बॉक्स में क्यों डाला? बिकॉज लीड बॉक्स हैज़ अ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल वॉज टेकन as a target on which these rays of alpha particle struck। okay, now around this foil कि लाइक मैंने बोला कि इस तरीके से ये लीड है, लीड बॉक्स, इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स है, इस तरीके से रे निकला, यहाँ पर गोल्ड फॉइल है। अच्छा, इससे पहले एक लीड प्लेट भी लिया जाता है टू और अच्छे से कंसाइज करने के लिए रे, थिन रे निकले वहाँ से, इसीलिए, और एक लीड प्लेट भी लिया जाता है, उसमें एक छोटा सा होल किया जाता है। ठीक है, रे को और ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए। और यहाँ पर गोल्ड फॉइल लिया जाता है। लाइक देखो, ये लीड बॉक्स है, ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये हमारा लीड प्लेट है, इसमें होल है, इस तरीके से ये गोल्ड फॉइल है। स्ट्रक करने के बाद इस तरीके से गोल्ड फॉइल के चारों तरफ इस तरीके से एक ZNS का स्क्रीन लिया जाता है। अब ये ZNS का स्क्रीन क्यों लिया जाता है? बिकॉज दैट ZNS स्क्रीन हैज़ अ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी है क्या, बताऊंगा, डायग्राम जब मैं समझाऊंगा अच्छे से वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तक सेटअप अच्छे से समझ लो कि अराउंड द फॉइल अ सर्कुलर ZNS स्क्रीन वॉज प्लेस्ड टू डिटेक्ट द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स बाय फ्लैशिंग ऑफ लाइट नोन एज स्किंटिलेशन। ये फ्लैशिंग ऑफ लाइट क्या है, ये स्किंटिलेशन क्या है, जब डायग्राम में समझाऊंगा अच्छे से वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा धीरज रखो। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सेटअप तो ये है। अब डायग्रामेटिकली सेटअप बता देता हूँ। सेटअप पे आ जाओ कि मैंने बोला कि देखो ये एक लीड बॉक्स है, हाँ है, ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स है, हाँ है, उसमें से निकलेगा क्या, अल्फ़ा पार्टिकल का रे। लीड बॉक्स क्यों लिया हमने, अब तक तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर है लीड आपका प्लेट, यहाँ पर छोटा सा होल सो दैट एक खाली सिंगल रे निकले। ठीक है, ये हमारा है क्या, ये हमारा है गोल्ड फॉइल। इसके अराउंड ये जो सर्कुलर आप देख रहे हो, ये एक मूवेबल ZNS स्क्रीन है। अच्छा, ZNS स्क्रीन का मैंने बताया इंपॉर्टेंस क्या है, स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी। अब ये स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर आप अच्छे से देखो, ये जो मैंने येलो डॉट बनाया है ना, ये जो येलो डॉट्स हैं, येलो डॉट्स क्या है, ये स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ ये वाले सरफेस में स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी है, तो जब कोई भी पार्टिकल इसमें स्ट्राइक करेगा
कोई भी पार्टिकल इसमें स्ट्राइक करेगा, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, ये इस तरीके से लाइट फ्लैश करेगा। अगर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, ये इस तरीके से फ्लैश करेगा। ये है स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी। तो ZNS स्क्रीन के पास स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी है, दैट इज़ जब उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं ये लाइट फ्लैश करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? टू स्टडी, टू एग्जैक्टली स्टडी। मतलब क्या स्टडी करने के लिए? देखो, अगर ये एक अल्फ़ा पार्टिकल का रे निकला, गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ पर जा रहा है? गोल्ड फॉइल के बाद, मतलब गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ पर जा रहा है? इधर इट इज़ गोइंग अनडेविएटेड, इधर इट इज़ डेविएटिंग एट अ वेरी लिटिल एंगल, इधर इट इज़ डेविएटिंग एट अ वेरी हाई एंगल, वेरी लार्जर एंगल। तो इसको स्टडी करने के लिए इसको कैसे स्टडी करेंगे? टू बाय सीइंग, बाय ऑब्जर्विंग कि ये कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। अब जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैश कर रहा है लाइट, तो बाय दिस वी कैन स्टडी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं, डेविएशन कितना एंगल से हो रहा है या फिर डेविएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हेन द अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन ये लाइट फ्लैश करता है, दैट इज स्किंटिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर मैंने जो लिखा है फ्लैशिंग ऑफ लाइट। ओके, नाउ तो सेटअप मैंने बताया, अच्छे से समझ के सेटअप। लीड बॉक्स, ये हमारा सोर्स, ये हमारा रेडियोएक्टिव सोर्स, ये हमारा निकला अल्फ़ा पार्टिकल, ये ZNS स्क्रीन, ये गोल्ड फॉइल, समझ के। अब ऑब्जर्वेशन के ऊपर आते हैं। थियोरेटिकली बता देता हूँ पहले, उसके बाद अपन जाएंगे डायग्रामेटिकली। ओके, जो पहला ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, दैट इज most alpha particles passed through the gold foil with little or no deflection, that is about 99%। मतलब 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हमने स्ट्राइक किया है गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट इज़ वो इस तरीके से देखो, विदाउट डिफ्लेक्शन या फिर वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन के ऊपर, वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन के बाद स्ट्राइक किया है स्क्रीन पे। इधर ये शो नहीं किया है डायग्राम में, बट बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, एक मिनट दीजिए मुझे। कि वेरी लिटिल अरे यार ये मिट जा रहा है। ओके, लिव इट, जस्ट अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द, दैट इज 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इधर शोड नो डेविएशन या फिर वेरी लिटिल डेविएशन, मतलब वेरी मिनिमल डेविएशन, वेरी मिनिमल डेविएशन। ठीक है, ये था पहला ऑब्जर्वेशन, ये था हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, दैट इज अबाउट 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू कंप्लीटली विदाउट एनी डेविएशन या फिर वेरी लिटिल डेविएशन। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी लार्ज एंगल, दैट इज वेरी लार्ज एंगल, यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा, वेरी लार्ज एंगल दैट इज greater than 90 degree, that is greater than 90 degree, and with some even bouncing back nearly directly towards the source, that is angle of deviation 180 degree, that is about 1 out of 20,000 alpha particles returned right back to the source। क्या बोला मैंने? देखो, समझो इधर, मैंने खाली इतना बोला कि देखो, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड या फिर वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन शोड, एंड उससे भी कम शोड लार्ज डिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री, and only one out of 20,000 alpha particles retraced its path, मतलब returned in its original path and struck to the radioactive source, मतलब returned to the radioactive source at an angle of deviation that is 180 degree।
पूरा एकदम गया एंड रिटर्न किया उसी पाथ में, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। कितने? 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स। दैट वाज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इतने ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। उसके बाद अपन कंक्लूजन में आते हैं। अभी तक तो अपने लाइक यू आर क्लेवर इनफ टू फिगर इट आउट, लाइक फिगर आउट द कंक्लूजन। दैट इज हमारे ऑब्जर्वेशन दो थे, एक तो विदाउट एनी डेविएशन और वेरी लिटिल डेविएशन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज 99%, and 1 out of 20,000 particles returned directly towards the source, and very few alpha particles showed greater angle of deviation, that is greater than 90 degree. तो इसमें से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? जो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, दैट इज सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। लार्ज एम्प्टी स्पेस रहा होगा, क्योंकि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या है एग्जैक्टली क्या है? डबली चार्ज हीलियम है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर एटम में चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता तो लाइक सारे अल्फा पार्टिकल्स डेविएशन शो करते, बट ऐसा तो नहीं है। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अक्रॉस द atom without showing any deflection, that means majority of the atom is empty, majority of the space of an atom is empty। ये हमारा पहला कंक्लूजन है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज as some alpha particles got deflected, there must be something massively positively charged present in the atom। कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर प्रेजेंट इन एन एटम। बट जस्ट बिकॉज ये जो हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर है इन एन एटम, ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन एन एटम, ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन एन एटम। एग्जैक्टली अगर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करते, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते, तो हमको ये पता चलता कि जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है इन एन एटम, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट इसका तो उल्टा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बहुत कम है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है इन एन एटम, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ वेरी लेस स्पेस। ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन था। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वॉज but the number of alpha particles deflected were less, so the whole positively charged mass in an atom must be present in very small space। यही बताया मैंने अभी, यही जस्ट थोड़ी देर पहले यही बताया मैंने कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जस्ट बिकॉज ये कम है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है प्रेजेंट इन एन एटम, ये कम जगह घेरा होगा, लाइक इट मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है ना, बहुत कम जगह जो ऑक्यूपाई करके बैठा है इन एन एटम, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। एंड दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यही था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नहीं, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। इट वॉज अ ब्रेक थ्रू। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज अ लैंडमार्क बिकॉज इट प्रोवाइडेड क्या, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड फंडामेंटली चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड से पहले जो हमारे थॉमसन सर ने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये तो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से है और नेगेटिवली चार्ज इस तरीके से है इसके अराउंड। बट रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया दो साइंटिस्ट से, दैट इज़
हमारे हांस गैगर और अर्नेस्ट मार्स्टन, इनको सुपरवाइज किया रदरफोर्ड ने। और जो कंक्लूजन आया उस एक्सपेरिमेंट से, इट कंक्लूडेड दैट कि एक एटम में बहुत ही छोटा एरिया में हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एंड दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। और आगे पढ़ेंगे कि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। खुद रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था ये, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, हाँ, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, ये वाला पॉइंट एक मिस हो गया। देखो, मैंने ये बताया था कि 1909 द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय हांस गैगर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन। ये अर्नेस्ट मार्स्टन होगा। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए थोड़ा सा। ये अर्नेस्ट मार्स्टन होगा, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था क्या, हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आगे बात करते हैं हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल was based on कि थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन किया जाए अभी तक हमने जो पढ़ा। तो अभी तक हमने कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन, ठीक है। अभी तक हमने लाइक बहुत ही फ्यू चीज़ें पढ़ा है। वी स्टार्टेड विथ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स। पहले आए थे हमारे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने दिया था एक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आया था। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में मैंने बोला कि ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके समझाया, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट जो आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको अच्छे से हमने पढ़ा कि 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने प्रपोज किया था एक एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात किया, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको स्टडी करने के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। उसके बारे में, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात किया, उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात किया। उसके बाद हमने उसके कंक्लूजन के बारे में बात किया। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट एक लैंडमार्क था इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि एक फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड किया हम लोगों को कि किस तरीके से जो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। कि एक तो ये फंडामेंटल प्रोवाइड किया क्या कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, ये एट द सेंटर ऑफ द एटम है एंड वेरी स्मॉल साइज्ड है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। नाउ दिस एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कई बार बोल चुका हूँ ये वाली बात कई बार बोल चुका हूँ। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू इट एन एटम कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो न्यूक्लियस में उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस, एक मिनट बस, सॉरी, वेंट टू ड्रिंक बिट ऑफ वाटर, थोड़ा थर्स्टी फील हो रहा था इसलिए पानी पीने चला गया था थोड़ा, सॉरी। चलो तो लेट्स कंटिन्यू। हम क्या बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो मैंने बताया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट सजेस्टेड या फिर इट प्रपोज्ड, मतलब रदरफोर्ड प्रपोज्ड दैट द एटम कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स।
तो न्यूक्लियस, तो फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस में क्या बोला उन्होंने कि इट इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम ड्यू टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, बट अभी हम लोग को ये पता है कि न्यूक्लियस में अलॉन्ग विथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। बट लाइक जो टाइम में रदरफोर्ड ने ये वाला अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, तब न्यूट्रॉन वाज नॉट इन्वेंटेड। ठीक है, न्यूट्रॉन तब तक इन्वेंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने खाली इतना बताया कि न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर है, और ये एट द सेंटर ऑफ द एटम है। पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों? क्योंकि इट कंसिस्टेड ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। सारे प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम पूरा न्यूक्लियस के अंदर है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। Almost the entire mass, therefore, almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. क्यों? क्योंकि देखो जो प्रोटॉन का मास होता है ये बहुत 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 ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूरा न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स है एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स, और बचे कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस में जस्ट बिकॉज सारे प्रोटॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स का मास इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग ये बोले कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो हेवियर पार्टिकल्स है ये सारे प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अराउंड 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter, whereas the size of an atom is 10 to the power minus 10 meter. बहुत इजी है, थियोरेटिकल पार्ट है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक तो न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? It is a space. It is the space that surrounds the nucleus. कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटम है, पूरा ये एक स्पेस एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड जो भी स्पेस है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एंड ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? क्या स्टेशनरी होते हैं? नहीं, electrons are continuously revolving around the बताता हूं एक मिनट। if this is the nucleus, accept it, all the space surrounding it is extranuclear part, and electrons are revolving around it continuously at a very high speed in the extranuclear space। ठीक है, तो यही मैंने बताया क्या कि the space that surrounds the nucleus is known as extranuclear part. It contains electron, that is the negatively charged particle, which revolves around the nucleus at a very high speed. Now since the atom is electrically neutral, अब सभी को तो ये पता ही होगा कि atoms are electrically neutral. So just because these are electrically neutral, so the positively and the negatively charged particles must be equal in number. That is, positively charged particles कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो positively charged particles in the nucleus, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? That is negatively charged particles कहाँ पाए जाते हैं? That is extra nuclear space। ठीक है, तो जो negatively charged electron in extra nuclear space, this is extra ENS का मतलब है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। तो द इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इज इक्वल टू द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इनका नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ किस तरीके से लिखें? इस तरीके से लिखते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बाद में मैं नोट्स में एडजस्ट करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आपका क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही मोटा मोटी था क्या आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में मैंने क्या बताया कि इट कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। समझे अच्छे से? ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को उसको मतलब उसका स्टेबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, मतलब कि हमारा जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था किस तरीके से था। उन्होंने बोला एक न्यूक्लियस एटम के सेंटर में है। अगर ये एक एटम है फॉर एग्जांपल, देखो एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, उसके सेंटर में इस तरीके से न्यूक्लियस छूट-कुसा पार्ट में है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में एक वेरी हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें तो हमको ये पता चलता है कि ये तो है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जो मैटर है, द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? कर तो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स स्टेबली किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, बट रदरफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कैसे किया, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये स्टेशनरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेशनरी होता तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस फॉर एग्जाम्पल अपन आर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? ऑफ कोर्स Zd²/r² आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यही तो फॉर्मूला होगा ना, Zd²/r² आएगा। बट इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी होता, खाली इतना ही लगता और न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता और एटम कोलैप्स कर जाता। बट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, रादर दे शो प्लैनेटरी मोशन मतलब जिस तरीके से सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसका फॉर्मूला बनता है mv²/r। और रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जो दो फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इट इज एक्टिंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एक्टिंग आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। दैट इज उन्होंने बोला Zd²/r² इज इक्वल टू mv²/r। यहां से r से कैंसिल करो, you can calculate the radius, that is Zd²/mv²। ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। ये समझे? ये वाला पार्ट समझे कि नहीं समझे? जल्दी से लो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द स्टेबिलिटी। मैं अगर थोड़ा रीडिंग कर लूं आपके लिए कि देखो समझा दिया है मैंने ये वाला पार्ट आपको कि द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, रादर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। दैट इज दे शो प्लैनेटरी मोशन, दैट इज जिस तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो एज ए रिजल्ट देयर इज एन आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच बैलेंसेस द इनवर्ड एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है,
इसके इंटरेक्शन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज हुआ, and this prevents इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉलिंग इनटू न्यूक्लियस। कौन प्रिवेंट करता है? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड लगता है, और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसी के कारण दिस प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। और यहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट याद रख लो उसमें क्या जाता है। इट्स वेरी सिंपल, R इज इक्वल टू हमारा mv स्क्वायर बाय z स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या फिर इस तरीके से डिराइव कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, आपके ऊपर है। तो रदरफोर्ड somehow tried to explain the stability of an atom, but उनको क्या पता था कि 1836 में एक उम्दा साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। 1836 में उन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और उसमें उन्होंने ये प्रूफ कर लिया था कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन शो करते हैं, दैट मीन्स दे मस्ट छोड़ो, दोज accelerated charged particles emit radiation, that is they lose energy। कि ब्रह्मांड में जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं अगर आप उसको एक एक्सेलरेटेड मोशन में ला देते हो वो लाइक एनर्जी लूज करेगा ही करेगा, एनर्जी एमिट करेगा ही करेगा। इट्स बाउंड टू हैपन, ही प्रूव्ड इट। तो अब अगर अपन आते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे को बताओ ये चार्ज्ड है या फिर नहीं। अगर कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रल है तो ऑफ कोर्स ही और सी इज गधा, बिकॉज इट्स क्वाइट विजिबल कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट मीन्स इट्स अ चार्ज पार्टिकल। ओके, एक कंडीशन पूरा हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या ये एक्सेलरेशन में है? इज द इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेटेड मोशन? हाँ या ना? ऑफ कोर्स हाँ। क्यों ऐसे ही नहीं बोल रहे? हाँ, देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यस। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखो, विस्तार से देखो ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस मोशन में है? इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में है, और उसके सारे पॉइंट में उसका डायरेक्शन के चेंज नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसका हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेट्स अज्यूम उसका स्पीड सेम हो, उसका स्पीड कांस्टेंट हो, बट हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। अगर एक को भी हम चेंज कर लेंगे तो वेलोसिटी विल चेंज। लेट्स अज्यूम कि मैग्नीट्यूड लेट्स अज्यूम सेम है, बट डायरेक्शन तो हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आता है, दैट मीन्स द पार्टिकल इज इन व्हाट? एक्सेलरेशन। दैट इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अगर अपन चले तो इलेक्ट्रॉन वो एक तो चार्ज पार्टिकल है, ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन एक तो चार्ज पार्टिकल है, ऊपर से वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर हम इनके ऊपर जाएं, किनके ऊपर? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो 1865 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने दिया था, प्रूव भी कर लिया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स रेडिएट और एमिट एनर्जी, व्हिच पोस्ड की थ्योरेटिकल चैलेंज टू रदरफोर्ड्स 1911 एटॉमिक मॉडल। यही वाला चैलेंज था कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, रिवॉल्व कर रहा है मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इट मस्ट एमिट एनर्जी, it must emit a radiation, that it must lose energy।
और इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, अगर इसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इट मस्ट कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा, कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 उसका ऑर्बिट, इसका ऑर्बिट धीरे धीरे घटता जाना चाहिए, घटना चाहिए, घटते 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 इट मस्ट कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस, इट मस्ट कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझो, ये डायग्राम से समझो कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट में इट मस्ट एमिट एनर्जी, तो एनर्जी एमिट करते 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 स्पाइरलिंग मोशन में इट मस्ट कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। बट ऐसा तो होता नहीं है। एटम बाय इटसेल्फ इज वेरी स्टेबल, बट अगर अपन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से जाएं तो इट कुड नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने तो ट्राई कर लिया, उन्होंने कुछ इस तरीके से ट्राई कर लिया कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इस तरीके से हमारा एटम स्टेबल है। बट उनसे कई सालों पहले 1836 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपना दे दिया था, प्रूफ कर लिया था कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में है तो इट मस्ट एमिट एनर्जी, तो ये एनर्जी एमिट करना चाहिए। अगर एनर्जी एमिट करेगा तो ये धीरे 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 उसका रेडियस घटते 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 इट मस्ट कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस। तो इसीलिए one of the failures of Rutherford's atomic model was it could not actually explain the stability of an atom. और जो सेकेंड था उनका, जो सेकेंड फेलियर था, अच्छा थोड़ा थ्योरी पढ़ लें क्या, जो समझाया मैंने वही लिखा है मैंने, अच्छा ये वाला लाइन मैंने पढ़ लिया था, हाँ। तो एज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि एक सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट एमिट रेडिएशन and lose energy constantly. As a result, its orbit would become smaller and smaller, and due to electrostatic force of attraction acting on it, it would ultimately collapse into nucleus. कि देखो कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट होता जा रहा है, तो ये धीरे 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 इस तरीके से इसका रेडियस घटते घटते कोलैप्स करना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। That doesn't happen actually. Since such collapse of an atom does not take place, Rutherford's model of atom is faulty. One of the limitations of Rutherford's atomic model is this: it could not actually explain the stability of an atom. Next failure था to explain the atomic spectra. Could not explain the atomic spectra का मतलब क्या है कि हमको पता है, हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में आगे विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, जो लाइमैन, बाल्मर, पास्चन सीरीज उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बट थोड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, उसको थोड़ा ब्रीफली समझा लेता हूँ कि आप लोग ने सुना होगा कि जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो लाइन स्पेक्ट्रा है या फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, क्या है? आप लोग ने सुना होगा ये वाला चीज, 12th में तो पढ़े होगे, 11th में rather it was in your 11th class atomic structure। तो you must be knowing कि जो हाइड्रोजन एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। बट अगर अपन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से जाएं तो it was eventually proving कि हाइड्रोजन एटम will have continuous line spectra। किस तरीके से? क्योंकि देखो according to वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वही मैक्सवेल का था in 1836 जो उन्होंने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। कि अगर एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल लेट्स एज्यूम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये अगर इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन में है, ठीक है,
ये जिस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी एमिट कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी एमिट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है। एंड सिंस आपको तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में है, तो ये कंटिन्यूसली इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर इसका कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी कंटिन्यूसली चेंज करेगा। दैट इज इट विल रेडिएट अ कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस पॉइंट में, सारे पॉइंट में देखो, सारे इंडिविजुअल पॉइंट में, राइट में देखो थोड़ा, सारे इंडिविजुअल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो सारे पॉइंट के चेंज इन डायरेक्शन के लिए एक चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आएगा। मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो कंटिन्यूस होगा। दैट इज जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट रेडिएशन मस्ट बी कंटिन्यूस। अब स्पेक्ट्रल लाइन्स देखा कैसे जाता है? कुछ इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा होता है। लाइन स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से कुछ लाइन स्पेक्ट्रा होता है। इट इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड। जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से एनर्जी रेडिएट करता है ना इलेक्ट्रॉन, उस वेवलेंथ का लाइट इस तरीके से अपन को ऑब्जर्व आता है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो ये तो है लाइन स्पेक्ट्रा। बट अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से अपन चले तो उन्होंने बोला कि वो प्रूव कर रहा है, उन्होंने बोला क्या, वो अल्टीमेटली प्रूव ये कर रहा था कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए था। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या है, इस तरीके से ये जो खाली स्पेस है ना, ये जो खाली स्पेस है, ये डार्क बैंड है, मतलब ये स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट प्रेजेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ये कंटिन्यूस नहीं है। बट अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से चले, उन्होंने बोला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, कि एक भी मिसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन तो सारे पॉइंट में चेंज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ सारे पॉइंट में चेंज हो रहा है। अगर सारे पॉइंट में चेंज होगा तो उसका रेडिएशन एसोसिएटेड विद दैट चार्ज पार्टिकल मस्ट बी चेंजिंग। कंटिन्यूस पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूस होना चाहिए, दैट इज वेवलेंथ भी कंटिन्यूस होना चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ कंटिन्यूस है तो हमको जो लाइट ऑब्जर्व आएगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व आएगा, वो कंटिन्यूस आएगा। दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस नहीं होता है। कुछ ही वेवलेंथ का लाइट्स हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ ही वेवलेंथ का लाइट्स आता है लाइंस में, बाकी सब डार्क बैंड्स होते हैं, उस स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट्स एब्सेंट होता है। ठीक है। तो इसी कारण दिस वाज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। दिस वाज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Now with this Rutherford's atomic model is completed। जो सिलेबस में था अच्छे से मैंने बता दिया है। एक छोटा सा टॉपिक आई गेस आई एम मिसिंग, दैट इज Dalton's why was Thomson's atomic model rejected। ये वाला टॉपिक बहुत छोटा सा है, 2-3 मिनट लगेगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। अगर ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा है, अगर आपने अच्छे से समझा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मतलब अगर करोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। इफ इट्स मतलब दैट्स नॉट आवर मोटो, इफ इट्स हेल्पिंग simplest of your causes, simplest of your problems, I'll be very happy। ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।